उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सॉइल मैकेनिक्स की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। इस नेक्स्ट क्लास का नंबर है हमारा नंबर 6 डीडीए जेई 2022 के लिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस क्लास सॉइल मैकेनिक्स नंबर 6। हो सकता है आप लोगों को इसका जो है थिकनेस थोड़ा सा कम लग रहा हो, तो मैं थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अगर आपको थिकनेस थोड़ी इसकी कम लग रही है तो मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक करेंगे? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 से लेके 200 तक के क्वेश्चन नंबर करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 171। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? 171, क्योंकि लास्ट सेशन तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वेन शियर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर डायमीटर का वेन शियर है हमारे पास। तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? एच इसका 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और डायमीटर कितनी है? डी हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ क्या रहा है? अब ये बोल रहा है कि इट इज इन अ सॉफ्ट मैराइन क्ले एट द बॉटम ऑफ बोरहोल। इसको हमने वेन को इंसर्ट कर दिया एक सॉफ्ट मैराइन क्ले में और बॉटम ऑफ बोरहोल तक कर दिया। जब हम बॉटम ऑफ बोरहोल तक कर देंगे तो वेन का बॉटम और टॉप दोनों क्या हो जाएगा? दोनों हमारा वेन का बॉटम हो या टॉप हो, दोनों हमारा इमर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई लोग, बंधु लोग? वेन का बॉटम और टॉप दोनों हमारा इमर्स हो जाएगा मेरे भाई, दोनों इमर्स हो जाएगा। तो इससे हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा नुकसान की बात यहाँ पे नहीं है भैया, यहाँ पे बात है सारी घूम फिर के कि कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बार मैं वेन बना के दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो ये हमारा वेन है, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा सॉइल के अंदर इमर्स हो गया। पूरा जो है सॉइल के अंदर ऐसे हमने इमर्स कर दिया। ठीक है, अब चाहो तो हम इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। हमारा वेन हो गया और इस सॉइल में पूरा इमर्स हो गया। इस वेन की हाइट कितनी बताई थी हमने? एच हाइट यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो डाया डी है वो भी लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला क्या पूछ रहा है? द कोहेजन इन क्ले। तो सबसे पहले हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, टाउ एफ निकाल लेते हैं। टाउ एफ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ एफ का फॉर्मूला हो जाएगा टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। चूंकि दोनों साइड से इमर्स्ड है, टॉप और बॉटम दोनों से इमर्स्ड है, इसलिए हमने डी बाई 6 कर लिया। अगर एक साइड से इमर्स्ड होता तो हम डी बाई 12 करते। ये पूरा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। टी कितना है हमारा? टी हमारा कितना है? टी हमारा यहाँ पे है 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर। तो इसको हमने 1000 रख दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होगी, आपका ऑप्शन भी पाई में ही है। पाई इंटू डी कितना है? डी है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इंटू एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। तो एच कितना है हमारा? एच है हमारा 20 बाई 2 प्लस 10 बाई 6। तो पूरा जब आप निकालेंगे तो ये मुझे लगता है, एक बार कैलकुलेट करिए, एक बार देखिए कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। कैलकुलेट करिए, देखिए 6/7 पाई आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके देखिए 6/7 पाई। तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे 6/7 पाई आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है हो जाएगा ये। यहाँ से देखो, अगर आप डायरेक्टली भी करोगे ना विदाउट कैलकुलेटर तो हो जाएगा। 10 का स्क्वायर से चला गया 2 जीरो। 20/2 प्लस 10/6 कितना आ जाएगा? 20/2 प्लस 10/6 मुझे लगता है ये आ जाएगा 10 प्लस 10/6। 6 ऊपर चला जाएगा, 10 10 कैंसिल आउट होकर 70 हो जाएगा। तो 60/70/6/7 पाई आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 10/6 सीधा 60/70/6 ऊपर चला जाएगा तो 60/70 पाई। तो 60/70 पाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6/7 पाई। तो ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया विदाउट एनी यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि पाई वाले में कैलकुलेटर यूज करना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 172 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक शियर टेस्ट है कोहेजनलेस सॉइल पे। इफ द इनिशियल वाइड रेशियो इज लेस देन द क्रिटिकल वाइड रेशियो देन द सैंपल विल। तो देखिए, जो हमारा इनिशियल वाइड रेशियो है
ई आई वो लेस देन है ई सी, ई आई अगर लेस देन है ई सी, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बिल्कुल सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे ये पूछ रहा है कि सैंपल जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए लोडिंग पड़ने पे सैंपल का वॉल्यूम पहले क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये कहाँ दे रखा है, इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये लिख रखा हुआ है कि वॉल्यूम में हमारा क्या होगा, इनिशियली डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर डी पार्ट। ये तो डायरेक्टली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो डायरेक्ट आपका क्या है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर डी पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 173, देखते हैं क्या कह रहा है। पिछले जो दो क्वेश्चन है इसमें मैंने आंसर लिखा था, हाँ लिखा था ए, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ए पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, एक अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, यानी कि यूसीटी टेस्ट है हमारा, यूसीटी, और किस पे है, सिल्टी क्ले पे है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम वी है और लेंथ एल है। अब हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन द फेलियर एट द टाइम ऑफ फेलियर इज टेकन एज। तो एक सैंपल है, इस पे हम यूसीएस टेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा सैंपल है, क्या है, ये हमारा सैंपल है, और क्या कर रहे हैं हम इस पे, यूसीएस टेस्ट, यानी कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इस पे हम कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इस पे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा। हमने लगा दिया लोड यहाँ पे, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये पी लोड यहाँ लग गया, ये पी लोड यहाँ लग गया। इस लोड को लगाने से क्या होगा, इस लोड को लगाने के बाद इसका सैंपल जो है इसका लेंथ कम हो जाएगा। तो अगर इस सैंपल का इनिशियल लेंथ हमारा क्या था, इस सैंपल का अगर मैंने मान लिया कि इनिशियल लेंथ हमारा ये एल था, और इसका इनिशियल डायमीटर क्या था, डी था। जब लोड लगाएंगे तो सैंपल की लेंथ क्या हो जाएगी, सैंपल की लेंथ हो जाएगी कम, सैंपल की लेंथ कम हो जाएगी कुछ इस तरीके से, है ना, और एरिया बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ एरिया कितना होगा, पहली बात अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, लोड लगाने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो बढ़ा हुआ एरिया हो जाएगा, जिसको हम करेक्टेड एरिया एसी भी बोलते हैं, वो हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम वी अपॉन लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस जितना भी इस लेंथ में डिफॉर्मेशन हुआ है। मान लो इस लेंथ में डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा एल माइनस डेल्टा एल। तो वॉल्यूम वी अपॉन लेंथ एल माइनस डेल्टा एल, ये हमारा करेक्टेड एरिया एसी हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, है ना। वॉल्यूम आपका इनिशियली भी वी है, फाइनल भी वी है, और लेंथ क्या हो गई, फाइनल लेंथ आपकी एल माइनस डेल्टा एल हो गई। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 173 का बी पार्ट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आप सभी को, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 174, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग लिमिटेशंस, निम्न सीमाओं को ध्यान से पढ़िए। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्या है, कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन प्योरली कोहेजनलेस सॉइल्स। लेकिन भैया क्या, किस चीज के लिए, ये तो लिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, आपको पहले पूरा देखना होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, निम्न सीमाओं को पढ़िए, और किसके लिए पढ़िए, कहीं दिखा ही नहीं है, तो एक बार नीचे देख लेना चाहिए। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, द लिमिटेशन इनहेरेंट इन डायरेक्ट शियर टेस्ट। मतलब ऊपर तो लिख दिया निम्न सीमाओं को पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन पूरा कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो कई बार क्या होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऊपर लिखा होगा, ऑप्शन में क्या बोल रहा है नहीं समझ में आएगा, तो नीचे भी एक बार नजर डालिए। नीचे लिखा हुआ द लिमिटेशन इनहेरेंट इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, मतलब आपको ये जो सारी चीजें पढ़ा रहा है डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में पढ़ा रहा है। तो अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट हमें हर जगह लगा देना है, पहले ही लगा देना है। तो इसके पहले हम लगाएंगे डायरेक्ट शियर टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन प्योरली कोहेजनलेस सॉइल्स। बिल्कुल सही बात है। हम डायरेक्ट शियर टेस्ट किस पे करते हैं, सैंड पे करते हैं, ग्रेवल पे करते हैं, जो क्या होते हैं, प्योरली कोहेजनलेस होते हैं। तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही है ये। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से सही हैं, ये पूछ रहा है कौन कौन से, मतलब एक से ज्यादा कौन कौन से सही हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 1, तो यहाँ रोमन में नंबर लिखा है, बट इसको हम 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये अंडरस्टूड है, सामान्य सी बात है कि रोमन में लिखा हो या नॉर्मल में लिखा हो, नंबरिंग तो वही 1 2 3 4 5 है। उसके बाद ये पहला सही है, प्लेन ऑफ फेलियर इज प्रीडिटरमाइंड, बिल्कुल सही है। हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जिसके थ्रू फेलियर होता है, सही है। उसके बाद देयर इज अ वर्चुअल नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, बिल्कुल सही है। कोई हम लोग ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, गलत है भाई, निहायत ही गलत। इतना गलत लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा। भैया जब भी कभी हमारा जो स्ट्रेस होती है डायरेक्ट शियर टेस्ट में, वो तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, टॉप से प्लेट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं।
तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, तो ये गलत है। फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत है। प्रिंसिपल स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, जिस पॉइंट पे फेलियर हुआ है उस पॉइंट पे हम शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस भी। तो 1 2 3 सही हो गया। ये कहां दे रखा है, ये आप देखोगे तो ए पार्ट पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर है सभी को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 175, मोहर सर्कल फॉर ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट कुड बी ड्रॉन। तो मोहर सर्कल को हम क्या बोलते हैं, मोहर सर्कल का फुल फॉर्म है हमारा मोहर्स सर्कल ऑफ फेलियर। मोहर्स का सर्कल का पूरा नाम क्या है, मोहर्स सर्कल ऑफ फेलियर। तो यहां एक वर्ड आ गया, क्या आ गया, फेलियर वर्ड आ गया। तो इसका मतलब यह है कि मोहर सर्कल हमेशा फेलियर के समय डिफाइन होता है, डिस्क्राइब होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एट फेलियर स्टेट ऑफ द टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब मोहर सर्कल फेलियर के समय डिफाइन होता है तो कब होगा, एट फेलियर ऑफ द टेस्ट। तो 175 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 175 का आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट। बात समझ में आई मेरे भैया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड सेटल्ड क्ले सेटल्ड बाय 10 mm व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज फ्रॉम 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले NCS जो है वो क्या हो गई, 10 mm का सेटलमेंट हो गया। डेल्टा एच कितना हो गया, डेल्टा एच हो गया 10 mm, 10 mm की वैल्यू। और स्ट्रेस इंक्रीज कितनी हुई, 100 से 200, 100 से 200 में बढ़ोतरी, इंक्रीज कितना हो जाएगा, 100 से 200 में जो इंक्रीज होगा डेल्टा सिग्मा जो हो जाएगा वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 का इंक्रीज हो जाएगा किसमें, 100 से 200 जाने में। ठीक है, इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज बाई 200 से 400, जब हमने इसको 200 से 400 तक इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट विल बी द सेटलमेंट, है ना। तो देखो पहले आपका 100 का सेटलमेंट हुआ था, 100 में आपका कितना हुआ था, 100 में हुआ था आपका 10 mm का। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू CC अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा लॉग सिग्मा। तो यहां पे जब आप वैल्यू रखेंगे 10 mm और 100 mm तो आपको CC अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल्टा ई के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद जब आप डेल्टा सिग्मा को कितना रखेंगे, डेल्टा सिग्मा को आप कितना रखेंगे, 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अब 200 से 400 हो रहा है। तो उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। जल्दी से क्विकली निकालिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आती है, खटाखट निकालिए क्विकली जल्दी से। तो इसमें जब आप डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करना, डेल्टा सिग्मा डेल्टा लॉग सिग्मा क्या हो जाएगा, लॉग 200 अपॉन 100, तो लॉग 2 हो जाएगा, जो कि इसका डबल आ जाएगा। जब ये इसका डबल आ जाएगा, नहीं इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा सिग्मा इतना है, यहाँ पे भी इतना है, तो जब इसके इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे भी डेल्टा एच कितना हो जाएगा, पुराने वाले के बराबर ही हो जाएगा 10 mm। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट 10 mm। एक बार कैलकुलेट करके भी चेक कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेट करके भी चेक कर लेते हैं। 100 से 200 में हमारा 10 mm हो गया, 200 से 400 में हमारा 200 में भी 10 mm हो जाएगा, लॉग का है तो 200 में भी 10 mm होगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप, वैल्यू तो पुट करके देख ली हमने, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है, फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल एरिया रेशियो शुड बी। तो ये तो डायरेक्टली यार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, जब भी कभी एरिया रेशियो आपको निकालना है तो एरिया रेशियो हमेशा आपका AR जो है वो क्या होना चाहिए, किसी अच्छे सैंपल के लिए लेस देन और इक्वल टू, वैसे लेस देन ही होना चाहिए, इक्वल टू कभी होता नहीं है, लेस देन 10% होना चाहिए। अच्छे सैंपल के लिए 10% से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आंसर आपका ए हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द following type of sampler is referred to collect an undisturbed sample in cohesionless soil। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फैक्ट बेस्ड है और थोड़ा सा उसको समझने में ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, वो आपको घर पे करने के लिए दूंगा आज। जैसे एक ये क्वेश्चन है 178, ये क्वेश्चन आप घर पे करो। इससे क्या होगा ना, आप जब भी कभी सैम्पलर के बारे में सर्च करोगे तो
थिन वॉल ट्यूब सैम्पलर भी सर्च करना, देखना कैसा दिखता है, क्या दिखता है इमेज वगैरह। फिर स्प्लिट स्पून सैम्पलर सर्च करना, कैसा दिखता है, कैसी इमेज है, क्या क्या उसके जो है यूजेस हैं। फिर पिस्टन सैम्पलर सर्च करना, फिर ऑगर सर्च करना। तो ये सारे क्वेश्चन जिसके लिए आपको कई सारा डेटा जो है नेट से अच्छी अच्छी इमेजेस दिखेंगी, आपको समझ में आएगा, माइंड में जाएगा, वैसे क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग पूछना क्लास में कि सर क्वेश्चन नंबर 178 आपने दिया था, इसको हम लोग, इसका आंसर क्या है, कहां डिस्कस करेंगे। चलो इसको हम लोग क्लास में ना डिस्कस करके, चूंकि हमारी ये लास्ट क्लास है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास तो अब इसकी होगी नहीं, तो इसको क्लास में ना डिस्कस करके इसको हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। हमारा ग्रुप कौन सा है, उत्कर्ष सिविल नाम से हमारा ग्रुप है, उत्कर्ष सिविल, UTKARSHCIVIL। ये टेलीग्राम का हमारा डाउट क्लियरिंग ग्रुप है। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कि इसमें कितनों को ये पता है थिन वॉल ट्यूब सैम्पलर क्या होता है, कितने को स्प्लिट स्पून, कितने को पिस्टन, कितने को ऑगर्स, ये पता है। और वैसे भी ये आपकी जो सैम्पलर्स वाली क्लास है, एक्सप्लोरेशन वाली, ये कब होने वाली है, ये MPPB में आपकी बहुत जल्दी 1-2 क्लास बाद होने भी वाली है। ठीक है, तो ये आपका घर का टास्क है, इतना आपको करना है। देखो डेली क्लास आ रहे हो तो खुद कुछ भी मेहनत करो, तो खुद मेहनत करनी है इस पे आपको, सर्च करने में, नॉलेज में तो नहीं, नॉलेज तो हम क्लास में दे ही रहे हैं, आपको पढ़ा ही रहे हैं, सर्च करके इनकी सबकी पिक्चर्स देखिए आप। चलिए अगला क्या है, 179 क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय म्यू। तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ रेस्ट क्या होता है, हमारा K0 होता है। और K0 हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग K0 के लिए एप्सिलॉन x डायरेक्शन के स्ट्रेन को 0 कर देते हैं। x डायरेक्शन की स्ट्रेन कितनी होती है, x डायरेक्शन की स्ट्रेन होती है सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। इसको हम 0 कर देते हैं। तो जब हम इससे यहां से क्या निकाल लेंगे, इससे जब हम यहां से K0 निकाल लेंगे, K0 किसके बराबर होता है, K0 होता है सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 के बराबर। ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू के बराबर। एक बार निकालना चाहो तो निकाल लो, निकालना चाहो तो निकाल लो। ई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जाएगा, ये माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 3 इधर आएगा, तो सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू आ जाएगा। ए पार्ट में दे रखा है, इसका आंसर ए पार्ट हो गया। चेक करना है किसी को तो चेक कर लो भाई, अभी निकाल के चेक कर लो। चलो मैं बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन तो चलो मैं भी बता सकता हूँ बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं। देख लो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा 3 पहले कॉमन ले लो, सिग्मा 3 हम कॉमन ले लेंगे। देखो ये ई तो चला जाएगा, ये वाला ई, ये वाला ई, ये वाला ई इधर 0 से मल्टीप्लाई होके चला जाएगा। यहाँ सिग्मा 3 कॉमन लोगे तो 1 माइनस म्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस म्यू सिग्मा 1 इधर जाएगा तो प्लस म्यू सिग्मा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1, सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 कितना आ गया, सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 कितना आ गया, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू आ गया। तो यही मैंने बोला था, 1 मिनट में आप भी चेक कर सकते थे, मैंने भी आपको चेक करा दिया। ठीक है, सिग्मा 1 इधर डिवाइड में आएगा, 1 माइनस म्यू इधर डिवाइड में आएगा, तो वही आपका K0 होता है। इसी वैल्यू को हम लोग K0 भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर तो ए हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 180 क्या बोल रहा है, आपकी बार मैंने बोला था 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 200 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। सॉइल मैकेनिक्स में बोला था 200 कराऊंगा, 200 तक पहुंचेंगे हम लोग, पहुंच रहे हैं 200 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए फ्लेक्सिबल फुटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन। हमारा किसी एक फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए, ऐसी फुटिंग जो फ्लेक्सिबल है, उसके लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन। जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो कहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, बताइए किस जगह पे होता है। क्लेई सॉइल के लिए होता है, सैंडी सॉइल के लिए होता है, सिल्टी सॉइल के लिए होता है, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए होता है। तो देखो जब भी कभी आपकी फुटिंग फ्लेक्सिबल होगी, जब भी कभी, तो आपकी सॉइल कैसी भी हो, क्लेई हो, सैंडी हो, सिल्टी हो, फ्लेक्सिबल फुटिंग में हमेशा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और अगर रिजिड फुटिंग है तो वहां पे सेटलमेंट कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर तो हमारा कांटेक्ट प्रेशर सारी टाइप ऑफ सॉइल में कांस्टेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। क्या समझे बंधु, समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर हो गया डी पार्ट। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। इसमें आपको क्या करना है, 4 जो है आपके स्टेटमेंट दे रखे, सॉरी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसको पढ़िए खटाखट, पहले पढ़िए फिर इसका आंसर देखते हैं। चलिए पढ़िए इसको क्विकली। तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। व्हेन देयर इज अ राइज इन वाटर टेबल फॉर द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड सरफेस,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि देखो ये आपका है ग्राउंड लेवल, यहां पे आपका वाटर लेवल दे रखा है, ये क्या है ग्राउंड वाटर, और ये है आपका जीएल, ठीक है ग्राउंड लेवल, यहां आपका पानी भरा हुआ है। अब बोल रहा है ये अगर वाटर टेबल जो है राइज कर जाए, ये वाटर टेबल अगर राइज कर जाए तो क्या होगा। तो पहला क्या है, द इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द एवर गिवन कंडीशन डज नॉट चेंज, तो बिल्कुल गलत है, इफेक्टिव स्ट्रेस तो चेंज होगी ही, जब ग्राउंड वाटर राइज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगी, बिल्कुल सही बात है, चेंज होगी। तो ये लिखा हुआ है डज नॉट चेंज, तो नॉट गलत हो गया। फिर द इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द अबव कंडीशन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है, जब ग्राउंड वाटर बढ़ता है तो सॉइल का इफेक्टिव यूनिट वेट क्या होता है, कम हो जाता है, सबसे कम होता है सॉइल का इफेक्टिव यूनिट वेट कब, जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में हो, गामा सबमर्ज्ड सबसे कम होता है, और जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी सबसे कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द अबव गिवन कंडीशन इंक्रीजेस, गलत है, बिल्कुल गलत है, तो इसका ओनली क्या आंसर सही हो गया, ओनली 2 इज ट्रू, तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट, इसका आंसर क्या हो गया डी पार्ट, ओनली सेकंड इज ट्रू, 181 का डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबैटमेंट इज, इसके लिए आपको ब्रिज का पूरा अबैटमेंट देखना पड़ेगा, मैं आंसर तो दे दूंगा लेकिन आपको पूरा ब्रिज का अबैटमेंट देखना पड़ेगा, तो इसको आप खुद से ब्रिज का अबैटमेंट सबसे पहले सर्च करिए और देखिए किस प्रकार का उस पे फोर्स लगता है, ये घर पे करो, मैं दे रहा हूं, क्या सर्च करना है आपको, ब्रिज का जो अबैटमेंट होता है वो कैसा दिखता है और उस पर किस प्रकार का फोर्स लगता है, ये आपको प्रैक्टिकल फीलिंग आना बहुत जरूरी है। कहां सर्च करेंगे, एक बार गूगल पर सर्च करके देखिए। हम लोग इसको कहां डिस्कस करेंगे, हमारे डाउट ग्रुप में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एक तरीके से असाइनमेंट भी मिलते रहने चाहिए क्लास में, कुछ क्वेश्चन हर तरीके के टाइप के क्वेश्चन के असाइनमेंट मिलेंगे तो आप घर पे कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को, जो कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवीजन में रह पाएंगे, तो इसको आपको घर पे करके लेके आना है। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे 183, कल की क्लास में ही डाउट ग्रुप में डिस्कस करेंगे, वो तो आदत बन चुकी है ना बार बार बोलने की, तो हम लोग क्या करेंगे डाउट ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, द एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस थ्योरी एट द बेस लेवल ऑफ एक्सकेवेशन। तो देखिए आपको गामा टी दे दिया, आपको सी दे दिया, आपको फाई दे दिया, आपसे रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है। चलिए इसको खटाखट निकालिए, आई एम गिविंग यू लगभग 30 से 35 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको निकालिए, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, क्विकली निकालिए, चलिए जल्दी से। है तो बहुत सिंपल, आसानी से निकाल सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, डेटा लिखिए इसका और जल्दी से कैलकुलेट करिए क्विकली। तो देखिए मृदा के उत्खनन में जो अधिकतम संभावित गहराई होती है HC जिसको हम बोलते हैं, वो होती है 4C रूट KP अपॉन गामा, 4C रूट KP अपॉन गामा। ये हम लोगों ने कहां पे पढ़ा है, ये हम लोगों ने देखो एक जगह पे तो हमने फेलियर ऑफ स्लोप्स में ही पढ़ा था, जो MPPB क्लास है उसमें भी पढ़ा था, आज ही क्लास हुई है आपकी MPPB की, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। उस क्लास में हमने क्या देखा था कि हमारा जो हमारा अनसपोर्टेड हमारा जो हाइट ऑफ क्ले होता है HC, वो 4C रूट KP अपॉन गामा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके पहले हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, अर्थ प्रेशर और रिटेनिंग वॉल में पढ़ चुके हैं कि हमारा अनसपोर्टेड हाइट कितनी होती है, कितनी हाइट तक आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, कितनी हाइट या डेप्थ तक आप एक्सकेवेट करें तो सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वो होती है HC। तो यहाँ पे आप सबसे पहले KP निकाल लो, KP के लिए चाहिए फाई 30 डिग्री है तो KP आ जाएगा 1 प्लस साइन 30 अपॉन 1 माइनस साइन 30। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आती है 3, ये आती है 3, तो ये हो गया आपका 3। उसके बाद C आपको दे रखा है, गामा आपको दे रखा है, सीधे HC निकाल लो, 4 इंटू C कितना है हमारा 100 इंटू KP कितना है √3, KP 3 है तो ये √3 हो जाएगा अपॉन गामा, गामा कितना है 18। तो यहां से HC की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 जाएगा, इससे तो ये आ जाएगा 50, 200 बटे 200 √3 अपॉन 9, 200 √3 अपॉन 9। तो ये मुझे लगता है कितना आ जाएगा, पर देखिए कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे,
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जल्दी से करिए। मैं भी करता हूँ, कैलकुलेट करके देखता हूँ। कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है? ये आ रहा है, मैं कैलकुलेट करके देखा हूँ, तो ये आ रहा है आपका 38.5 मीटर। कितना आ रहा है? 38.5 मीटर। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? पूछा क्या है? मैक्सिमम आपका पूछा है क्या? मैक्सिमम आपका प्रेशर पूछा है ना, एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है। तो ठीक है, मैक्सिमम हमने पॉसिबल डेप्थ निकाल ली 38.5। अब प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा आपका सिग्मा ए के ए गामा इंटू जेड, के ए गामा इंटू जेड। जेड कितना है? 38.5 हम निकाल चुके हैं। गामा कितना? 18 रख दो। के ए कितना हो जाएगा? इस के पी का इनवर्स 1/3। के पी अगर 3 है तो के ए 1/3 हो जाएगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है ना, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। इंटू गामा कितना? 18, और ये हमने हाइट निकाली 38.5। तो यहां से आपका प्रेशर आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये हमने डेप्थ निकाल ली, यहां से प्रेशर आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार, आप लोग भी करिए। मैंने कैलकुलेट किया है, इसका आंसर आ रहा है 231 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 231 देने रखा, तो लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गलती कर दी है इन्होंने। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये गलती कर दी है कि मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ दे दिया है। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कितना होता है? ZC का डबल। HC कितना होता है? HC होता है आपका डबल ऑफ ZC। HC होता है 2 ऑफ ZC। ZC क्या होता है? ZC होता है आपका, जिस डेप्थ तक आपकी टेंशन लग रही है वो होता है आपका 2C। ZC कितना होता है? ZC कितना होता है? ZC होता है 2C रूट KP बाई गामा, ठीक है, जो कि कितना होता है? HC/2, ठीक है। आपको बोल दिया मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, SC निकालने के लिए दे दिया। SC से जब आप निकालोगे 231 आ रहा है, बट इन्होंने जो ऑप्शन बनाए हैं इन्होंने ऑप्शन ZC लेके बना दिए हैं। तो उन्होंने गलती ये करी है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो है इन्होंने HC के बजाय यहाँ पे ZC ले लिया है, जबकि ZC नहीं होता, यहाँ पे HC होता है। तो ये जो है क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ये क्या लेके चल रहे हैं, पहली चीज, अगर आप कोई भी इसमें ऑप्शन आंसर दोगे तो सही माना जाएगा। लेकिन ये क्या लेके चल रहे हैं? ZC लेके चल रहे हैं। अगर ZC आप लेके चलोगे तो ZC आपका HC/2 38.5 का आधा अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 19.25। और ZC से जब आप ये वाला प्रेशर निकालोगे ZC को लेके, तो ये प्रेशर भी आधा आ जाएगा। इसका आधा प्रेशर कितना हो जाएगा? 115.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनके हिसाब से अगर हम चलें, जो कि इन्होंने गलत मान के चला है, HC ना रख के ZC रख दिया है, तो A पार्ट आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो अगर आप देना चाहो तो A पार्ट आंसर दे दो, बट मैं जैसा कि बता रहा हूं कि डेटा गलत है इस क्वेश्चन का, और इसमें आंसर 231 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था इस क्वेश्चन में तो टाइम लगा। अगला है 184। When the soil layer surrounding to a portion of the pile shaft settles more than the pile, downward drag occurs in the pile, then the drag is known as। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, हम लोगों ने थ्योरी में ही पढ़ा था। हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि अगर एक पाइल है और इस पाइल में क्या हो रहा है, इस पाइल में हम लोग ऊपर से हथौड़ा मार रहे हैं। हथौड़ा क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इस पाइल को हमें इंसर्ट करना है, कहां पे? इस पाइल को हमें इंसर्ट करना है ग्राउंड में। तो क्या होगा कि पाइल नीचे की तरफ जाएगा, पाइल का मूवमेंट नीचे की तरफ ऐसे हो रहा है, पाइल इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, पाइल इज मूविंग इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। लेकिन अगर पाइल नीचे जाने के साथ साथ क्या हो रहा है, सॉइल भी नीचे सेटल कर रही है। देखो जब ये पाइल नीचे जा रहा है, मान लो सॉइल में, इस सॉइल में अगर ऐसे करके पाइल नीचे जा रहा है तो सॉइल भी सेटल हो रही है, सॉइल भी नीचे साथ में सेटल हो रही है। अगर सॉइल का सेटलमेंट ज्यादा हो गया तो सॉइल जो है फिर यहाँ पे डाउनवर्ड ड्रैग लगाने लगेगी। इस डाउनवर्ड ड्रैग को हम बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। इस डाउनवर्ड ड्रैग को हम बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट में ही दे रखा है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, तो ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 184 का। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था पिछला वाला। 185 क्या कह रहा है 185 क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ द हार्ड रॉक स्ट्रेटा इज एट द वेरी ग्रेट डेप्थ देन द फीजिबल टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन इज। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सीधी सी बात ये है कि अगर आपका जो रॉक स्ट्रेटा है वो बहुत पास में होगा, मान लो ये रॉक स्ट्रेटा है और ये आपका ग्राउंड लेवल है, यानी कि रॉक स्ट्रेटा अगर बहुत पास है तो आप जो भी पाइल्स प्रोवाइड करोगे वो कैसे होंगे, आप जो भी पाइल्स प्रोवाइड करोगे वो क्या होगा, उनका सारा लोड रॉक स्ट्रेटा पे आप दे दोगे, उनका सारा लोड आप रॉक स्ट्रेटा पे ट्रांसफर कर दोगे। ये आपके पाइल्स हो गए और ये आपका पाइल कैप हो गया। ठीक है, ये आपका पाइल्स हो गए, आपके पाइल कैप हो गया। तो यहां पे ये तो हो गया आपके, अगर ये डेप्थ बहुत लेस डेप्थ है, बहुत कम डेप्थ जब है हमारी किसकी, रॉक की, तो इन पाइल्स को हम बोलते हैं एंड बेयरिंग। लेकिन यहां उल्टा बोला गया है इस क्वेश्चन में। इसमें ये नहीं बोला गया है कि हमारी डेप्थ कम होगी, इसमें बोला गया है कि अगर हमारा रॉक बहुत नीचे है, रॉक स्ट्रेटा हमारे ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे है, तब क्या करेंगे, तब हम इस पाइल को बहुत नीचे तक नहीं ले जा सकते। तब हमें इन पाइल्स को क्या बोलना पड़ेगा, हमें इन पाइल्स को क्या करना पड़ेगा, हमें इन पाइल्स को कुछ डेप्थ तक लाने के बाद यहीं रिलीज करना पड़ेगा, यहीं ऐसे यहीं तक रखना पड़ेगा सॉइल में। तो ऐसे पाइल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे पाइल्स को हम लोग फ्रिक्शन पाइल्स या कई बार इनको हम फ्लोटिंग पाइल्स भी बोलते हैं। फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि इन पाइल्स पे क्या कहानी हो रही है, इनको हम फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं, इन पाइल्स पे क्या कहानी हो रही है, इनका जो बॉटम है वो किसी एक हार्ड स्ट्रेटा से सपोर्टेड नहीं है, इनका बॉटम किसी एक हार्ड स्ट्रेटा से सपोर्टेड नहीं है, इसलिए नाम दे दिया फ्लोटिंग। कहने के लिए फ्लोटिंग है लेकिन फ्लोट कर नहीं रहे हैं, कहने के लिए नाम फ्लोटिंग दिया है, वो सिर्फ एक कहने के लिए बात है, फ्लोट कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी सॉइल है लेकिन किसी हार्ड स्ट्रेटा पे लोड नहीं ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए नाम दे दिया फ्लोटिंग, या इन्हीं का नाम होता है फ्रिक्शन पाइल, इसी का नाम होता है फ्रिक्शन पाइल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, क्लियर, मैंने दोनों केस बता दिए, एक ये आपका केस 1 हो गया और ये वाला आपका केस 2 हो गया, दोनों केस मैंने आपको बता दिया। 185 हो गया, आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 क्या कह रहा है, इफ द सॉइल हैज अ वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी एंड स्टिल पाइल्स आर नॉट फिजिबल देन द बेस्ट चॉइस इज। देखो जब लो बियरिंग कैपेसिटी है, बहुत कम बियरिंग कैपेसिटी है, तो उस केस में या तो हम सबसे पहले तो चॉइस होता है पाइल, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, शॉर्ट में मैं बीसी लिख सकता हूं लेकिन नहीं लिख रहा हूं। तब उस केस में हमारे दो फाउंडेशन काम में आते हैं, एक होता है पाइल फाउंडेशन और दूसरा हमारा होता है राफ्ट। एक होता है हमारा पाइल और दूसरा होता है राफ्ट। तो पाइल हम दे नहीं सकते, इसमें साफ साफ बोला गया है कि भैया ऐसा है कि हम पाइल नहीं दे सकते। जब हम पाइल नहीं दे सकते तो क्या करना होगा, फिर हमें राफ्ट देना होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन का ही दूसरा नाम हमारा क्या होता है, मैट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी पार्ट, राफ्ट और मैट फाउंडेशन। 186 का सी हो गया। आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए लगभग आधे क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपको जो है अभी तक जितने क्वेश्चंस लगवाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन में एक एक डिटेल में समझाया भी गया है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उत्कर्ष सिविल नाम से आपका चैनल है, सॉरी टेलीग्राम का ग्रुप है उत्कर्ष सिविल नाम से, आप सर्च करके UTKARSHCIVIL आप टेलीग्राम का हमारा उत्कर्ष का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे अभी हम और कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मैंने बोला है हर क्वेश्चन का डाउट आप जो है ग्रुप में भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 187, फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल द वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी इज। तो देखो एनसी की वैल्यू अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, सिर्फ एक ने नहीं दी है, अलग अलग ने दी है। बट अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है तो सबसे ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे हमारे तरजागी। सबसे ज्यादा फेमस साइंटिस्ट कौन से? तरजागी। और आपको ये जान के आपको हैरानी होगी कि तरजाकी जो है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाते हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाते हैं, हैरानी की बात ये है कि ये सिविल इंजीनियरिंग ना होके मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये सिविल इंजीनियर ना होके मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इनको फिर भी क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो एक्चुअली में आपका बेसिक क्या है, बेस कहाँ का है, उससे मतलब नहीं है, आपका किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है हमेशा वो काम करना चाहिए। तो इन्होंने बताया था एनसी की वैल्यू जो है वो 5.7 होती है। बाकी और साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बताया, जैसे स्कैम्पटन ने बताया कि ये वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। वेसिक ने बताया कि यही वैल्यू 5.14 होती है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने बताया, बट अगर यहाँ साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है तो हमें ये मान के चलना है कि हमें तरजाकी के हिसाब से देना है 5.7, तो 5.7 इज द आंसर। और बाकी सारी चीजें वैसे भी रेंज से बाहर है, 5.7, 6, 5.14 ये सब वैल्यू है एनसी की। चलिए एक क्लियर समझ में आ गया। अच्छा किसके लिए? फाई इज इक्वल टू 0 सॉइल के लिए प्योर क्ले होनी चाहिए, प्योर कोहेसिव सॉइल, तब है। अगर फाई की वैल्यू बढ़ेगी तो एनसी एनक्यू एन गामा भी बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली वैल्यू, अगला क्वेश्चन, सॉरी 188 क्या बोल रहा है? एक शैलो फाउंडेशन है इज डिफाइंड एज अ फाउंडेशन विच। तो शैलो फाउंडेशन कौन सी फाउंडेशन है? देखो दो टाइप की फाउंडेशन होती है, वैसे तो 3 टाइप की होती है, लेकिन मेनली जो है हमारी 2 की होती है। एक होती है हमारी जिसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मान लो कि ग्राउंड लेवल है और ये आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ये वाली वैल्यू डीएफ, और ये आपकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन है। तो ऐसी फाउंडेशन जिसमें डीएफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, लेस देन इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, ऐसी फाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? शैलो फाउंडेशन। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन में डीएफ लेस देन इक्वल टू बी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी फाउंडेशन या तो इंटरमीडिएट होगी और या तो हमारी फाउंडेशन डीप फाउंडेशन होगी। तो डीएफ हमारा लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए शैलो फाउंडेशन के लिए। चलिए तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं? हैज लो बेरिंग कैपेसिटी, गलत है। हैज डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन विड्थ, बिल्कुल सही बात है। डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट क्या होना चाहिए? लेस देन विड्थ, डीएफ लेस देन विड्थ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड सरफेस, नहीं, ग्राउंड सरफेस पे तो पाइल का कैप भी करता है, पाइल फाउंडेशन है लेकिन पाइल का कैप भी ग्राउंड सरफेस पे करता है। और शैलो फाउंडेशन हमारी कभी ग्राउंड पे रेस्ट नहीं करती, ग्राउंड से डीएफ डेप्थ पे रेस्ट करती है, तो ये गलत हो गया। फिर कॉजेज लेस सेटलमेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, सेटलमेंट का फाउंडेशन से कोई मतलब नहीं है। चलिए हाँ, वो बात अलग है कि अगर शैलो और डीप में कंपेयर करोगे तो शैलो और डीप में ज्यादा किसका सेटलमेंट होता है? शैलो का, पाइल का उतना नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 189, क्या बोल रहा है? द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर लोड बियरिंग वॉल ऑफ बिल्डिंग इज। तो जनरली सारी चीजों के लिए, जनरली जो सारे टाइप ऑफ जो फाउंडेशन है उनके लिए अगर हम बात करें तो डीएफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? Q इंटू के स्क्वायर बाई गामा एंड 0.5 मीटर, मतलब कि 0.5 मीटर से तो बड़ी होनी चाहिए। और Q इंटू के स्क्वायर बाई गामा क्या है? QS है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, के आप सभी को पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, गामा भी आपको सभी को पता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो इससे बड़ा और 0.5 से बड़ा होना चाहिए जनरली। लेकिन अगर आप लोड बियरिंग वॉल्स की बात करो, अगर आप लोड बियरिंग वॉल जो लोड लेती हैं उनकी बात करो तो उनकी थोड़ी सी ज्यादा हमें डेप्थ ऑफ क्या रखनी चाहिए? फाउंडेशन, क्योंकि ये लोड वगैरह बियर करती है ना, थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन में होती हैं, तो इनके लिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9 मीटर। तो कम से कम कितनी हो गई? अगर 0.9 मीटर के बराबर है उससे ज्यादा है तो कम से कम हो गई 0.9 मीटर। 0.9 मीटर का मतलब mm में कितना हो गया? चूंकि ऑप्शन mm में है, इसका मतलब हो गया 900 mm। 0.9 मीटर mm में कितना हो जाएगा? 900 mm हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 900 mm। तो 189 का आंसर क्या हो गया? डी पार्ट हो गया। बात समझ में आई? आई थिंक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 190 क्या बोल रहा है? While calculating bearing capacity for a foundation, the water table is likely to be permanently remain at a level of 20 मीटर। ठीक है, परमानेंटली हमारा वाटर टेबल क्या है? एट लेवल ऑफ 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, वाटर टेबल यहां से कितनी दूरी पे है? 20 मीटर पे है। तो डी डब्ल्यू, वाटर टेबल की डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? डी डब्ल्यू, 20 मीटर है। यहाँ पे हमारा वाटर का टेबल है,
वाटर का टेबल का मतलब पानी का जो ग्राउंड वाटर होता है ना हमारा, वो यहाँ पे ग्राउंड वाटर, ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि हमारी एक स्क्वायर फाउंडेशन है जिसकी साइड 5 मीटर है, देन द करेक्शन फैक्टर फॉर द वाटर टेबल विल बी। तो सीधी सी बात है कि हमारी जो फाउंडेशन है उसकी विड्थ कितनी है, उस फाउंडेशन की विड्थ हमारी यहाँ पे बी कितनी है, 5 मीटर। बी हमारी कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दे रखा है क्या, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दे रखा है क्या, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसमें दिया रहना चाहिए। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसमें नहीं दिया है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसमें दिया होना चाहिए। अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं दिया होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना। तो एक काम करना पड़ेगा, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं दिया है तो इस फाउंडेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाउंडेशन को मानना पड़ेगा कि ये फाउंडेशन कहाँ है, सरफेस पे रखी है, इस जगह पे। क्योंकि अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं दिया तो फिर अब क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, है ना। तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि ये हमारा फाउंडेशन सरफेस पे रखा है। हालांकि मिनिमम 0.5 होती है, बट उस डेप्थ को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि तरजाकी ने हमारा जम्पशन किया था कि अगर कुछ भी ना दिया हो तो तरजाकी ने जूम किया था सरफेस फुटिंग मानते हैं हम लोग फुटिंग को ये मानते हैं कि फुटिंग सरफेस पे रखी है। ठीक है, बी कितना दे रखा है, बी आपको 5 मीटर दे रखा है। तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, आर डब्ल्यू डैश होता है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, ये हो जाएगा आपका आर डब्ल्यू डैश डी डब्ल्यू डैश बाई बी, इसको हम लोग डी डब्ल्यू डैश बोलते हैं। तो डी डब्ल्यू डैश बाई बी, हमारा डी डब्ल्यू डैश कितना है, डी डब्ल्यू डैश कितना है, इसमें वैल्यू में कुछ तो लफड़ा लग रहा है मुझे, 20 मीटर के बजाय ये वैल्यू मुझे लगता है कि 3 या 4 मीटर होनी चाहिए। While calculating bearing capacity for a foundation, the water table is likely to permanently remain at a level of 20 मीटर। कहाँ से 20 मीटर ये दिया नहीं है। For a square foundation of side 5 मीटर, then the water table correction factor for water table will be taken as। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू जो है आपकी, जो डी डब्ल्यू डैश है, डी डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू है ये किससे बड़ी आ रही है, पहले ये देखो, क्या डी डब्ल्यू डैश आपका बी से छोटा है, बी से बड़ा है, ये चेक करना है। तो डी डब्ल्यू डैश जो है आपका ये छोटा है किससे, ये बी से छोटा है। जब भी कभी डी डब्ल्यू डैश बी से छोटा है तो हमें करेक्शन फैक्टर आर डब्ल्यू डैश लगाना पड़ता है। वो कितना होता है, वो होता है आपका आर डब्ल्यू डैश, ये लिख देता हूं मैं, अगर डी डब्ल्यू डैश आपका बी से छोटा है, इस केस में छोटा नहीं है, याद रखना, इस केस में छोटा नहीं है, तो इस केस में कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो ये अगर आपका छोटा है तो आर डब्ल्यू डैश आपका हो जाता है 0.5 इंटू 1 माइनस डी डब्ल्यू डैश बाई बी टू 1, क्या हो रहा है, आर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू, जगह नहीं है इधर ना, 0.5 इंटू 1 प्लस डी डब्ल्यू डैश बाई बी, ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डी डब्ल्यू डैश की वैल्यू, डी डब्ल्यू डैश की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी से बड़ा है अगर ये, तो हम लोग आर डब्ल्यू डैश को डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी डब्ल्यू डैश जो है 20 मीटर, ये बी से हमारा 5 मीटर से बड़ा है, तो हमारे यहाँ पे ये वाला केस लगेगा। कौन सा वाला केस, जो हमारा एक्सेप्शनल केस होता है, जो अपवाद है हमारा, ये अपवाद वाला केस लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शनल वाला है। तो यहाँ पे आर डब्ल्यू डैश को आप सीधे 1 रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। इसको पढ़िए और क्विकली इसका आंसर डिसाइड करिए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पढ़ो और इसका आंसर डिसाइड करो क्विकली, जल्दी से, फटाफट। इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये एक तरीके से निहायती बेशरम क्वेश्चन है, आ जाता है और पढ़ने के बाद तुरंत आंसर मिल जाता है। मैं सीधे इसका आंसर भी टिक कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ भी लेता हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल है। द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच वुड कॉज शियर फेलियर ऑफ द सॉइल सपोर्ट। तो ऐसा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जिससे सॉइल का क्या हो जाए, शियर फेलियर हो जाए, वो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग क्या कहलाएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, है ना भाई। जिसपे फेलियर होगा वो तो अल्टीमेट कहलाएगी ना, जिसपे सॉइल सेफ है वो सेफ कहलाएगी, लेकिन जिसपे फेलियर हो रहा है वो अल्टीमेट कहलाएगी। तो 191 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 192। इसको पढ़ाने के लिए मुझे इस बोर्ड से थोड़ा अगला अलग हटना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा अलग हट जा रहा हूँ इस बोर्ड से। आप लोग इसको पहले पढ़िए।
और इनके चारों क्वेश्चन पढ़िए। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द टर्म पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन मींस, एसपीटी टेस्ट में जो हमारा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है एन, उसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है इसमें, इसका मतलब क्या होता है पूछ रहा है। तो बताइए पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है एन, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन क्या होता है, जल्दी से बताइए। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन जो होता है वो हमारा, इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सैम्पलर 15 सेंटीमीटर बियॉन्ड द सीटिंग ड्राइव। 15 सेंटीमीटर तो होता नहीं है, 15 सेंटीमीटर तो होता नहीं है हमारा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तो होता नहीं है हमारा, है ना। दूसरा वाला पढ़ते हैं, ए पार्ट तो है नहीं हमारा, दूसरा पढ़ते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक मुझे पैच किया जाए उधर। आप लोगों को अभी दिख रहा है क्लियरली, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, मेरी इमेज तो नहीं दिख रही सामने। ओके, अब आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो ए जो है आपने पढ़ा, आपको साफ साफ पता है कि 15 सेंटीमीटर वाला हमारा नहीं होता है, कम से कम लास्ट 30 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद क्या है, बी पढ़ते हैं द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सैम्पलर 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड द सीटिंग ड्राइव। 30 सेंटीमीटर वाला होता है, तो ये वाला सही हो गया। आपको दिख रहा है, सभी दिख रहा होगा आपको, है ना, ये पूरा चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो बी सही हो गया। जब बी सही हो गया तो तीसरा गलत हो गया, 45 सेंटीमीटर वाला नहीं लेते हम लोग। 45 सेंटीमीटर तक ड्राइव तो करते हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर का ही लेते हैं, 45 सेंटीमीटर का लेते ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद चौथा क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सैंपल 60 सेंटीमीटर। तो 60 ना ही हम पेनिट्रेट करते हैं, ना ही हम 60 लेते हैं। पेनिट्रेट हम लोग 45 सेंटीमीटर करते हैं, 45 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, और लास्ट 30 सेंटीमीटर का काउंट करते हैं, और हम लोग लास्ट 30 सेंटीमीटर में कितने ब्लोज लगे वो काउंट करते हैं। लास्ट 30 सेंटीमीटर के हमारे n ब्लोज हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 60 सेंटीमीटर का तो कोई क्राइटेरिया नहीं, गलत हो गया, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका 192 का बी पार्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 193 आपको कह रहा है डायलेटेंसी करेक्शन फॉर एसपीटी एन वैल्यूज अप्लाइड टू। डायलेटेंसी करेक्शन हम लोग कब करते हैं, देखो डायलेटेंसी करेक्शन हम लोग तभी करेंगे जब हमारी किसी भी टाइप की सॉइल में फाइननेस आ रही है, और फाइननेस कैसी वाली, सिल्टी वाली फाइननेस आ रही है, सैंडी वाली फाइननेस आ रही है, और साथ ही साथ हमारा जो सैंपल है वो सैचुरेटेड हो। तो ऐसा कहाँ दे रखा है जहाँ पे फाइननेस भी हो, सैचुरेटेड भी हो। फाइन, सिल्टी, ड्राई सैंड, ड्राई आ गया तो गलत हो जाएगा, सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड लेकिन ग्रेवल आ गया, ग्रेवल फाइन नहीं होता है, तो ये ग्रेवल आने की वजह से गलत हो गया। सैचुरेटेड तो है लेकिन फाइन नहीं लिखा हुआ। ड्राई क्लेज, यहाँ ड्राई आ गया तो गलत हो गया। तो क्या आंसर हो गया, डी पार्ट। यहाँ फाइन भी है, सिल्टी भी है, और सैचुरेटेड भी है। फाइन, सिल्टी, सैचुरेटेड, सैंड, बिल्कुल सही बात है, इसी के लिए डायलेटेंसी करेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी पार्ट हो गया। 193 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी पार्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, 194 द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट एज पर हमारा कोड एज आइसोलेटेड फाउंडेशन इज। आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए याद रखिए, ये मैं आइसोलेटेड के लिए बता रहा हूं, बाकी राफ्ट वगैरह के लिए अलग होगा। अगर आपकी सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल में आपका ज्यादा सेटलमेंट अलाउड होता है। कितना ज्यादा अलाउड होता है, तो क्लेई सॉइल में अलाउड होता है हमारा 65 mm का। और अगर आपकी कौन सी सॉइल है, अगर आपकी सॉइल हमारी सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल में अलाउड होता है ये हमारा 40 mm। और अगर ये फाउंडेशन आइसोलेटेड की बजाय राफ्ट हो जाएगी तो सैंडी में 65 हो जाएगा, राफ्ट के केस में सैंडी में 65 हो जाएगा, क्लेई में 100 हो जाएगा। मतलब राफ्ट में और भी ज्यादा सेटलमेंट अलाउड होता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए क्लेई में हमारा हो गया 65, ये कहां दे रखा है, क्लेई में 65 कहां दे रखा है, और सैंडी में 40। तो पहले क्लेई में देखते हैं 65, तो क्लेई में 65, यहाँ पे 40 दिया है क्लेई में, तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ 65 दिया हुआ है, लेकिन एक मिनट, नहीं, यहाँ 25 दे रखा है क्ले के लिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद तीसरे में क्या दिया हुआ है, फिर यहाँ 25 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। डी में क्या है, डी में 65 दे रखा है, सही है। अब ये 65 दे रखा है, तो आप देखिए सैंडी में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है क्या, हाँ 40 mm दे रखा है सैंडी में, भी सही हो गया, डी पार्ट करेक्ट हो गया। 40 इन सैंडी एंड 65 इन क्लेई सॉइल्स, तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को, आई थिंक ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 195, यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अगला क्या है, द ऑब्जर्व्ड एन वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एन इज 10 मीटर, बिलो द डेप्थ इज 13। एन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर डेप्थ के नीचे 13 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस एन में दो करेक्शन होते हैं,
पहला करेक्शन कौन सा होता है? पहला करेक्शन कौन सा होता है? पहला करेक्शन होता है आपका ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन, ठीक है, ये हम लोग सभी टाइप ऑफ एन में करते हैं, ऑल एन में करते हैं। एन की वैल्यू कुछ भी हो हम लोग करेंगे ही करेंगे। दूसरा हमारा करेक्शन होता है डायलेटेंसी करेक्शन, जिसको हम फाइननेस करेक्शन भी बोलते हैं। डायलेटेंसी और फाइननेस करेक्शन, जब हमारे ज्यादा फाइननेस वाले सॉइल आ गए तो उसमें करते हैं। ये हम लोग तभी करेंगे डायलेटेंसी या फाइननेस जब पानी पूरी तरीके से भरा हो, यानी कि सैचुरेटेड सैंपल में करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये हम लोग करेंगे जब हमारा सैचुरेटेड सैंपल है, सैचुरेटेड सैंपल है, सैचुरेटेड। और दूसरी चीज ये है कि n की वैल्यू भी हमारी किससे बड़ी होनी चाहिए? 15 से बड़ी होनी चाहिए। 2 केस होने चाहिए, ये 2 केस होंगे तभी हम लोग ये टेस्ट करेंगे। तो अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है द n वैल्यू करेक्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ फाइननेस विल बी। तो प्रेजेंस ऑफ फाइननेस के लिए हम करेक्ट कब करेंगे? जब n 15 से ऊपर हो तब करेक्शन होता है। तो ये तो n 15 से ऊपर है ही नहीं, इट इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो नो करेक्शन। किसके लिए? ओवरबर्डन के लिए तो होगा, लेकिन ओवरबर्डन का करेक्शन पूछ ही नहीं रहा है। n करेक्टेड ओनली फॉर फाइननेस पूछ रहा है, और फाइननेस के लिए कोई करेक्शन हमें करना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 13 का 13 रह जाएगा, क्योंकि ओवरबर्डन वाला करेक्शन पूछा नहीं है और फाइननेस वाला करेक्शन जो है हमें करना नहीं है, क्योंकि n 15 से कम है। तो आंसर हमारा 13 हो जाएगा, बी पार्ट। इज इट क्लियर? 195 का बी पार्ट 13 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 क्या कह रहा है? पढ़िए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका पाइल अंडर रिम्ड पाइल है, अंडर रिम्ड पाइल का मतलब इस पाइल में हमारा क्या होगा, यहां पे हम बल्ब्स बना देंगे ऐसे करके। ये बल्ब बना दिया हमने ऐसे करके, ऐसे करके बल्ब बना दिया। तो जो बल्ब्स बनाते हैं ना, इन्हीं बल्ब्स को हम क्या बोलते हैं? अंडर रीमिंग। अंडर रीमिंग बोलते हैं इन्हीं बल्ब्स को। ये बल्ब जो बना दी हमने, ये हमारे अंडर रीमिंग कहलाते हैं, अंडर रीम कहलाते हैं। और ये हम कितनी डेप्थ तक करते हैं? हम लोग कितनी डेप्थ तक करते हैं? ये हम लोग ऐसे पाइल के लिए करते हैं जिनकी डेप्थ कितनी हो? हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डीएफ जो है वो ये स्टैंडर्ड है 3 से लेकर 6 मीटर तक हो। ये आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। 3 से लेकर 6 मीटर तक की डेप्थ अगर है तो हम लोग क्या करते हैं? अंडर रीम करते हैं। तो इसका 196 का आंसर क्या हो गया? ए पार्ट हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्विकली बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? बहुत हलवा क्वेश्चन है। तरजाकी की थ्योरी में वन डायमेंशनल थ्योरी है कंसोलिडेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन? इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है? वर्ड क्या लिखा हुआ है? नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अजम्पशन नहीं है? नहीं वर्ड लिखा हुआ है। तो सॉइल इज इनकम्प्रेसिबल बिल्कुल सही है, ये अजम्पशन है, लेकिन आपको आंसर क्या देना है? जो नहीं है ना? तो ये आंसर नहीं दे सकते। फिर डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट गलत लिखा हुआ है। डार्सी लॉ वैलिड होता है, और आपसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, तो ये बी पार्ट गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सा गलत है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो ये बी पार्ट गलत है, बी हमारा आंसर हो गया। तो जब भी कभी पूछे कौन सा नहीं सही है, तो ऑब्वियस सी बात पूछ रहा है कौन सा गलत है, फिर गलत वाला आंसर देना है, तो यहाँ बी पार्ट आंसर। सॉइल इज होमोजीनियस, ये जंक्शन होता है, ये आंसर नहीं होगा। सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, बिल्कुल सही बात है। तो कंसोलिडेशन में बाकी सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन बी गलत है, और यही पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 197 का बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द फाउंडेशन विल सेफली कैरी विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेटलमेंट दैट में अकर। तो ऐसी कैपेसिटी बताओ। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, तो हो सकता है पिछला क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि अलग था। देखते हैं कहां गया भाई। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है मेरे भाई, कहाँ है? आजा। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों, मेरे भाई,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था और उसमें बताया था कि अल्टीमेट होता है। तो चलो देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। ये है क्वेश्चन नंबर 191। द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच विल कॉज शियर फेलियर ऑफ द सॉइल सपोर्ट इज कॉल्ड। शियर फेलियर ऑफ द सॉइल सपोर्ट जो करेगा वो भी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग देखो दोनों में स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, लगभग, लेकिन अलग तरीके से बस पूछ लिया। वहां पे सेटलमेंट, वहां पे फेलियर ऑफ द सपोर्ट पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे फेलियर ऑफ द फाउंडेशन बोल दिया, शियर फेलियर ऑफ द फाउंडेशन। तो द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द फाउंडेशन विल सेफली कैरी, अच्छा सेफली लिखा हुआ है, ओके क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे सेफली वर्ड यूज किया गया है ना, और विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर बोल दिया गया। तो मतलब ऐसा लोड जो कि सॉइल हमारा सेफली कैरी कर रही है। ये नहीं पूछा है कि ऐसा लोड बताओ जहां पे सॉइल फेल हो रही है, वो अल्टीमेट होगी, लेकिन पूछा सेफली कौन सा कैरी कर रही है विदाउट द फेलियर ऑफ शियर फेलियर। तो ऐसी हम लोग कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, ऐसी कैपेसिटी को हम लोग बोलेंगे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगर ये पूछता कितने पे फेल हो रहा है तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पिछला वाला 191 होता। तो यहां पे थोड़ा सा अलग हो गया कि सेफली कैरी है, तो इसलिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है, 200 से एक कम, 200 पहुंचने वाले हैं, जल्दी से आप लोगों के जो है चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये किसके लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में। और दो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट SCPT और डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट DCPT। ये किसके लिए होते हैं, ये क्ले के लिए होते हैं। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे देखते हैं प्लेट लोड टेस्ट में हमारा क्या क्या होता है। तो पहला क्या है, द टेस्ट रिजल्ट रिफ्लेक्ट ओनली द कैरेक्टर ऑफ द सॉइल लोकेटेड विद इन द डेप्थ लेस देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बेयरिंग प्लेट। बिल्कुल सही बात है, सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेस्ट गिव्स अल्टीमेट सेटलमेंट ऑल्सो। अल्टीमेट सेटलमेंट भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ए पार्ट भी सही है, लेकिन एक चीज और है, अल्टीमेट सेटलमेंट से पहले क्या हो जाता है, अल्टीमेट सेटलमेंट से पहले सॉइल का शेयर फेलियर हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें हमें अल्टीमेट सेटलमेंट मिले, हमें इसमें सेटलमेंट मिल जाता है, हमेशा नहीं मिल सकता है ना। तो हमें ऐसा भी हो सकता है जिस टाइम पे शेयर फेलियर हुआ हो उस टाइम का सेटलमेंट मिल गया हो, तो ये हमेशा सही नहीं है। तो उस हिसाब से ए पार्ट ओनली सही बोलना चाहिए और स्टेटमेंट A is true B is false हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कभी कभी हमें सेटलमेंट मिल जाता है लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता, तो इसका आंसर 199 का ए हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, इसको एक बार ध्यान से देख लो, क्विकली देख लो एक बार ध्यान से, यहां तक क्लियर है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, हमारा सॉइल मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देख लो और इसके बाद जो है मैं आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। क्या है अनाउंसमेंट बताता हूं। व्हाट इज द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर बोल रहा है, और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोल रहा है। नेट अल्टीमेट कितनी होती है, अल्टीमेट QU माइनस गामा DF। अल्टीमेट में गामा DF माइनस कर दोगे तो नेट अल्टीमेट निकल आएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमारी फुटिंग है स्क्वायर फुटिंग, 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर स्क्वायर है, बिल्ट ऑन सैंड ऑफ यूनिट वेट दे रखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 25 डिग्री, डेप्थ ऑफ फुटिंग दे रखा है 1.5 मीटर, NQ और N गामा दे रखा है। अच्छा सॉइल क्या है, सैंडी है, तो कोहेजन कुछ होगा नहीं, CNC खत्म, CNC नहीं होगा क्योंकि कोहेजन 0 है ना। CNC आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि आपकी सॉइल कैसी है, कोहेजनलेस है। फिर प्लस QNQ, Q कितना होता है, गामा DF इंटू NQ कितना हो जाएगा, NQ आपको दे रखा है 5.6, ठीक है। प्लस स्क्वायर फुटिंग है तो आपका 0.4 गामा BN गामा होगा, अगर रेक्टेंगल होती तो 0.5 भी हो सकता था। 0.4 गामा कितना 16 इंटू विड्थ कितनी है 2.5, 0.4 गामा B इंटू N गामा कितना है 3.2, ठीक है। इसमें से मैंने गामा DF माइनस कर दिया, ठीक है, इसमें से मैं गामा DF माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे गामा DF इंटू 5.6 माइनस 1 है ना, गामा DF कॉमन आएगा तो 5.6 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, QNU आ जाएगा। भाई QNQ में गामा DF माइनस होगा तो गामा DF इंटू Q माइनस 1 आ जाएगा, तो मैंने शॉर्टकट करके लिख लिया। चलो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, खटाखट आप भी करो, चलो क्विकली मैं भी कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, करिए कैलकुलेट।
गामा और डीएफ भी रख देते हैं, चलो गामा और डीएफ कितना है रख देते हैं। गामा और डीएफ कितना है, गामा आपका 16 है और डीएफ कितना है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5, ये दोनों रख दो, कैलकुलेट करो, मैं भी करके दिखाता हूं आपको, करिए आप तब तक। ये आ रहा है 161.6 किलो पास्कल। आप एक बार मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो 161.6 किलो पास्कल ये आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 200 का आंसर क्या हो गया, ए पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आया सभी को, सभी को क्लियरली समझ में आया। तो ये 200 क्वेश्चन हमारे हो गए सॉइल मैकेनिक्स के, हमने यहां से 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी लोगों को क्या होगा, तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है अब एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपका जो है प्रैक्टिस हो। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपको यहां दिख भी रहा होगा, आप अगर देखेंगे तो यहां पे आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा होगा। इंजीनियर्स के लिए सरकारी नौकरी जो है अब बहुत आसान हो जाएगी उत्कर्ष के साथ शानदार तैयारी करने में। और इसके लिए हम लोग 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे एक सेमिनार ले रहे हैं। नीचे देखिए, आपको यहां पे दिख रहा होगा 3 सितंबर को दोपहर में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे जो है आपका सेमिनार होगा। कहां पे होगा, जयपुर में सेमिनार है, हिंडन हाइट्स बिल्डिंग है, उत्कर्ष टावर के पास हमारी बिल्डिंग है जयपुर में, गोपालपुरा में। वहां पे आप सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। सेमिनार ज्वाइन करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है आप देखेंगे तो इस क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आप टॉप में देखिए, जो आपका चैट बॉक्स है उसके टॉप में आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेमिनार के लिए। सेमिनार में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप एट द लास्ट मोमेंट तक भी नहीं कर पाए तो ऑफलाइन आप कर सकते हैं वहां पे भी सेमिनार से पहले, लेकिन वहां इतने डिटेल में आप क्यों जाएं, वहां इतना टाइम क्यों लगाएं जब आप पहले से कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके आप जो है सेमिनार के लिए रजिस्टर करें। अच्छा, किसी को कोई अगर डाउट है इस पूरे कोर्स से रिलेटेड या सेमिनार के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो हमारा उत्कर्ष सिविल नाम से UTKARSHCIVIL उत्कर्ष सिविल नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है। इस डाउट ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं इस पूरी क्लास से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड या सेमिनार से रिलेटेड। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास आपकी किस सब्जेक्ट की होगी बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेशन यहां से एंड होते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।